हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं बिटकॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, पहला हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन एंड हाउ इट वर्क्स। तो बिटकॉइन आया क्यों और इसका हिस्ट्री क्या है। तो और पहला जो है उसके बाद मैं डिस्कस करने वाला फाउंडर कौन है, फिर इसका काम क्या कैसे करता है, फिर डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके फीचर्स क्या क्या है, फिर इसका यूज़ केस क्या है, हम डे टू डे लाइफ में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या बिटकॉइन सेफ़ है या नहीं है। फिर डिस्कस करने वाला हूँ कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है। फिर आपको बताने वाला हूँ कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, मतलब इसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ क्या है। और लास्ट में मैं आपको सजेशन और कंक्लूजन देने वाला हूँ कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो आप जैसे कि इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इसका फुल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ऐसे ये नहीं कि इसको जुआ की तरह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप इसके बैकग्राउंड जान के इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो पहले हम शुरू करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन एंड हाउ इट वर्क्स। तो इन द 99 days, media edited many pictures using tools and published them after altering them, so which raised ethical and legal standards of media. तो आपको जैसा पता है 1990s में वो जो कि मीडिया का काल था, आपको पता होगा 1994 में हर्षद मेहता का केस और ये सब। तो ये तब मीडिया उभर के आ रहे थे। तो तब क्या कर रहे थे ये मीडिया लोग कि ये लोग फ़ोटो खींचते थे और सारा फ़ोटो के साथ स्टोरी लगा के न्यूज़पेपर में छाप देते थे और हम लोग उसको बिलीव कर देते थे। अब जैसे कि मान लीजिए कोई मीडिया का कोई एक बंदा है, वो अगर फेमस होना चाहता था तो वो फ़ोटो खींचता था कोई बिजनेसमैन का और उसके साथ एडिटिंग करके वो इधर उधर की गलत चीज़ें प्रूफ के साथ दिखा के कि और छाप देता था। तो उससे क्या था कि मतलब उनको फेम भी मिल जाता था और बिजनेस वालों को, बिजनेसमैन जिस बंदे का मतलब नाम खराब कर रखा है उसका नाम तो खराब हो ही जाता था। तो इससे क्या हो गया था कि इथिकल और लीगल स्टैंडर्ड रेस करने लग गए थे लोग कि मतलब हम बिलीव कैसे करें कि मतलब तुम लोग तो फोटो को लेके एडिट करके फिर उसको गलत से मतलब गलत न्यूज़ छाप देते हो। फिर हमारे तो मतलब ट्रस्ट अब धीरे धीरे जा रहा है न्यूज़ में। और तब तो आपको पता है कि तब तो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप भी नहीं थी। जो न्यूज़पेपर आता था हम उस पे ही बिलीव कर लेते थे और ये लोग टूल्स यूज़ करके उसको एडिट कर देते थे। तो इससे क्या आता था कि तो सबसे पहला जो स्टेप था, जो सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला हमें डिजिटल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी था इसके लिए, क्योंकि ये ऑथेंटिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि ये लोग मैनिपुलेट करके चेंज चांज करके अगर डाल देंगे तो ऐसे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट लोगों ने मीटिंग बिठाई और मीटिंग बिठा के थर्ड थर्ड पॉइंट में आप पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड साइंटिस्ट केम अप विद द आइडिया ऑफ टाइम स्टैंपिंग एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। तो इन्होंने एक आइडिया निकाला कि टाइम स्टैंपिंग और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए ताकि फ़ोटो की ऑथेंटिसिटी रहे, मतलब वो डुप्लीकेट ना रहे उसका हो। तो इस चीज़ में टाइम स्टैंपिंग क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने कोई फ़ोटो क्लिक करी तो उसमें टाइम स्टैंप हो जाता है डिजिटली कि इस टाइम पे ये फ़ोटो क्लिक हो गई है। बाद में अगर इसमें आप मैनिपुलेट करते हैं तो उसमें टाइम तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो अलग टाइम आएगा, तो इसका मतलब वो नकली है। तो ये चीज़ उन्होंने आइडिया निकाला। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो इन्होंने क्या क्या आइडेंटिफाई करना चाहते थे, फोर्थ पॉइंट में लिख रखा है, नीड टू वेरीफाई दीज थिंग। व्हेन द डॉक्यूमेंट वाज साइन, कब डॉक्यूमेंट साइन हुआ था। व्हेन ए डॉक्यूमेंट वाज चेंज्ड, कब ये डॉक्यूमेंट चेंज हुआ था। और कब ये डॉक्यूमेंट अल्टर्ड हुआ था, मतलब उल्टा चेंज कर पूरा वो हो गया था। तो ये चीज़ उन्होंने पॉइंट को कंसिडर करके इसको वो करा कि मतलब इस टेक्नोलॉजी को लेके आए। तो दिस डॉक्यूमेंट शुड नॉट हैव टेम्पर्ड। फिफ्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ये टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। So this time stamping technology is later used in the blockchain technology so that the document could not be tampered, changed or altered. तो ये है कि जो बाद में ना मतलब जब 2000 का समय आया, स्टार्टिंग में तो हम एकदम नॉर्मल यूज़ करते थे उसको, जब साइंटिस्ट और उन्होंने सजेशन दिया था। लेकिन बाद में जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया उसने इस चीज़ को अपनाया ताकि चीज़ें जो अल्टर्ड और टेम्पर्ड और एकदम लीगल हो, एकदम मतलब कोई चेंज ना हो, कोई मैनिपुलेट ना कर सके। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उस पर एकदम काम करता है कि एकदम ऑथेंटिक रहे चीज़। जैसे कि आप अभी दुकान में जाते हैं, आपको मतलब ये इशू कैसे रिजॉल्व करता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आप दुकान में जाते हैं, अभी वॉच खरीदते हैं, कोई प्रीमियम वॉच खरीदते हैं, एप्पल का वॉच खरीदते हैं या कोई जूता खरीदते हैं, जैसे एडिडास का जूता खरीदते हैं। आप तो देखते हैं कि जो अगर 100 में से एक बंदा होगा
तो वही एक बंदा ही प्रेडिक्ट कर पाएगा कि भाई ये असली है या नकली है। 90% तो 99% लोग तो पता ही नहीं लगा पाएंगे असली या नकली है। लोग आजकल आप देखते हैं कि कितना मतलब नकली चीज़ें ही बेच देते हैं महंगे महंगे प्राइस में। तो वो चीज़ें जो है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसको दूर करेगा। तो इस चीज़ के लिए अब क्या हुआ, 7 पॉइंट में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स डेवलप्ड मेनी सिक्योरिटी टूल्स टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम हैकर, बट इट गॉट फेल्ड मेनी टाइम्स बिकॉज द स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलो द सर्वर क्लाइंट मॉडल। अब क्या है कि आप अभी देखते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो सर्वर क्लाइंट मॉडल को फॉलो करता है। तो सर्वर क्लाइंट मॉडल होता क्या है कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। सर्वर क्लाइंट मॉडल में क्या होता है, बीच में एक सर्वर रखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कंप्यूटर है, बीच में एक सर्वर है। अब मान लीजिए सर्वर में सारा डेटा आपने रख रखा है, सबका डेटा है, ठीक है। अब मान लीजिए सर्वर उड़ गया, कहीं से डिलीट हो गया या इरेज हो गया, कोई हैकर ने हैक कर लिया इसी कोई टारगेट करके, तो सबका डेटा चला जाता है कि ये सर्वर, तो हैकर्स को बहुत ईजी होता है। और अभी हमारा पूरा वर्ल्ड यही क्लाइंट सर्वर मॉडल को ही फॉलो करता है। तो लेकिन ब्लॉकचेन क्या करता है, यहाँ पे कह रहा है कि ये बहुत बड़ा इशू था कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को। लेकिन ब्लॉकचेन अब क्या करता है, आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉकचेन का डायग्राम है। ये डिफरेंट डिफरेंट नोड सिस्टम में को फॉलो करता है। आप देख सकते हैं कितने सारे चेन बन रखे हैं और बीच में गोल सर्कल जो है वो है नोड। नोड को आप मान सकते हैं कंप्यूटर। तो हो क्या रहा है कि आपका अगर कोई डेटा एंटर करा किसी ने, तो ये सारे नोड्स में आपका डेटा अवेलेबल है। अब मान लो कोई हैकर आता है, वो उसको सबसे पहला तो हैक करना पड़ेगा, तो सारा नोड्स को एक ही टाइम पे हैक करना, और जो कि इम्पॉसिबल है। अब मान लो आप बोलेंगे कि सर्वर अगर उड़ गया तो इसके तो सारे नोड्स सर्वर की तरह काम करेगा। मान लो एक नोड खराब हो जाता है, एक अगर यहाँ पे खराब हो जाता है ब्लॉकचेन में, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही तो खराब हुआ ना, बाकी तो चल रहे हैं, बाकी में तो आपका डेटा है ही। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कितने चीज़ों को ही रिजॉल्व करता है ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामर का इशू था, ये रिजॉल्व करता है। तो 8वें नंबर पे आप देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2008 में सातोशी नाकामोटो जैसे कि आप जानते हैं, ये सातोशी नाकामोटो जो है यही तो फाउंडर है बिटकॉइन के। इन्होंने वाइट पेपर अपना निकाला और उसमें इन्होंने फंक्शन बिटकॉइन का एक्सप्लेन किया और ये कैसे पीयर टू पीयर वर्चुअल करेंसी की तरह काम करेगा। ये बिटकॉइन इन्होंने इसको तब लॉन्च किया, मतलब यही है फाउंडर 2008 में इन्होंने फाउंड किया। तो अब मैं आपको बताने वाला बिटकॉइन का वर्किंग क्या है। तो बिटकॉइन रन्स इन ए सिक्योर सिस्टम दैट यूजेस बोथ डिजिटल सिग्नेचर एंड एक्चुअल टाइम स्टैम्प डेटा ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑल दिस टाइम स्नैप ट्रांजेक्शन विल बी हैश्ड इनटू ए चेन दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड और चेंज्ड और टेम्पर्ड और इज पॉसिबल टू हैक। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि जब बिटकॉइन मतलब बिटकॉइन जो है ना, वो एकदम सिक्योर सिस्टम में काम करता है और इसमें डिजिटल सिग्नेचर भी यूज़ होता है और टाइम स्टैंपिंग भी यूज़ होता है, जो मैंने आपको बताया। अब मान लो यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो उसमें पूरा टाइम स्टैम्प हो जाएगा कि भाई इसी टाइम पे ये ट्रांजेक्शन हुआ, और बंदा एनोनिमस रहेगा कि भाई पता नहीं लगा पाएंगे कि किसने ट्रांजेक्शन किया। तो ये जो है ना, ये एकदम, और इसको आप अल्टर नहीं कर सकते, मतलब आप एडिट भी नहीं कर सकते, एकदम जो छप गया वो है ही। और ये जो काम करता है, सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि वर्क ऑन ए सिस्टम ऑफ नोड्स इंस्टेड ऑफ ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो ये जो काम करता है ना, ये नोड पे काम करता है और क्लाइंट सर्वर मॉडल में काम नहीं करता। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में पहले बताया कि क्लाइंट सर्वर मॉडल अभी जो ये काम कर रहा है और ये ब्लॉकचेन ये नोड्स में काम करता है। तो आप इसमें हैक भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है ऑलमोस्ट। तो अब नोट में मैंने लिख रखा है कि बिटकॉइन कैन नॉट बी हैक्ड बट द वॉलेट वेयर द पीपल स्टोर देयर बिटकॉइन कैन बी हैक। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है क्योंकि आप लोग भी सोच रहे हो कि आपने न्यूज़ सुना होगा कि भाई बिटकॉइन अगर हैक नहीं हो सकता, तो हमने तो न्यूज़ सुना है कि भाई बिटकॉइन हैक हो रखे हैं। तो यहाँ पे नोट में ये लिख रखा है कि बिटकॉइन हैक नहीं हुआ है, एक्चुअल में वो वॉलेट हैक हुआ है। क्योंकि वॉलेट में हम बिटकॉइन स्टोर करते हैं, तो वॉलेट तो हैकेबल है लेकिन बिटकॉइन हैकेबल नहीं है। तो ये प्रॉपर आंसर है इसका। थर्ड पॉइंट है कि इन चीज़ों के लिए अब ऑल्ट कॉइन और ऑल्ट चेन्स भी आने लग गए हैं बिटकॉइन को देख के। तो और उनके भी यूज़ केसेस बहुत तगड़े हैं। अभी अब मैं आपको आगे के वीडियोस बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। वो मेटावर्स पे होंगे, वेब3 पे होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होंगे कि वो कैसे, ये सब तो हमारा फ्यूचर ही है। अब इसका मैं फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिटकॉइन का। तो डिजिटल करेंसी, और एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताना भूल गया कि जो ये एक्चुअल में काम क्या करेगा, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा वो सब। जैसे कि फीचर्स क्या है पहले मैं बताता हूँ। तो इसका जो फीचर है वो है, ये एक डिजिटल करेंसी है। जैसे आप पता है कि इसको आप छू नहीं सकते, ये एकदम वर्चुअल करेंसी है,
ठीक है। और दूसरा है ऑपरेट्स फ्री ऑफ एनी सेंट्रल कंट्रोल, तो ये एकदम फ्री है सेंट्रल कंट्रोल से, मतलब कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करता है, ये अपने आप में ही चलता है, ठीक है। तो थर्ड है डिसेंट्रलाइज करेंसी है, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में चलता है, आपको ये पता हुआ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब इस पे कोई सेंट्रलाइज पावर ऑपरेट ही नहीं करती है, तभी ये बहुत वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है। फोर्थ जो है ये वर्चुअल करेंसी इन द वर्चुअल वॉलेट, ये तो पहले पॉइंट में मैंने आपको बता दिया था कि ये वर्चुअल करेंसी है और इसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। अगर आप दुकान से कहीं एक बिटकॉइन कोई मेटेलिक ले आएंगे 100-200 रुपये का, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो और पांचवा जो है कैन बी एक्सचेंज फॉर कैश, इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं कैश के लिए। अब इसका यूज केस मेन पॉइंट में आ जाते हैं। तो क्रिप्टो क्रिप्टो जनरली जो भी क्रिप्टो है, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे कुछ भी हो, वो सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टाइम स्टैंपिंग पे काम करता है, मतलब और एकदम आपके ऑथेंटिक रखता है, कुछ कोई चीज़ें आपकी मतलब टैम्पर्ड नहीं हो सकती। और दूसरा जो है ये पीर टू पीर मनी ट्रांसफ़र में काम आता है ओवर द इंटरनेट। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि इसका जो मेन यूज़ केस है पीर टू पीर मनी ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट। आपको पता होगा कि पुराने युग में भी और अभी भी, मतलब अभी भी लोग क्या यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा कि कोई ट्रांजैक्शन करना हो, मतलब अगर 10 लाख का या 15 लाख का प्रॉपर्टी लेते हैं, वो टैक्स से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि कोई थर्ड पार्टी को पकड़ते हैं और उनके पास कोई कैश पड़ा होता है ब्लैक मनी का, वो कैश मतलब ब्लैक मनी जो पड़ा होता है वो कैश को वो पकड़ा देते हैं थर्ड पार्टी को, और वो थर्ड पार्टी क्या करता है उसको दूसरे बंदे को पहुंचा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो उसी की तरह काम कर रहा है कि मतलब टैक्स, आपको पता है गवर्नमेंट टैक्स लेती है हर चीज़ का जब उसको पता लगता है। तो यहाँ पे क्या है कि बिटकॉइन में जब ट्रांजैक्शन होता है कुछ पता नहीं चलता है। अब मान लो आपने एक ज़मीन ले ली, आपको 20 लाख की पड़ी और बिटकॉइन की एक बिटकॉइन की वैल्यू 20 लाख है, तो आप उसके वैलेट में ट्रांसफ़र कर दो एक बिटकॉइन, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, कोई सरकार जान ही नहीं पाता है कि भाई क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ। तो ये चीज़ इसका ये अब इंटरनेट लेवल पे काम कर रहा है ये चीज़। पहले क्या था कि आप फिजिकली चीज़ें काम होती थी, और ये चीज़ जो ये चीज़ इंटरनेट लेवल पे काम हो रहा है। और ये इसीलिए ये सेकंड पॉइंट में लिखा है पीर टू पीर मनी ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट। इसका मेन काम यही है अभी बिटकॉइन का कि पीर टू पीर मतलब पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट में, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम टू करेंसी। ये अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम तो है ही करेंसी का। अब आप देख सकते हैं कि जो करेंसी इंडियन करेंसी है उसका जो वैल्यू होता है उस जब आप सेल करते हैं तो उसी की वैल्यू में आपको मतलब इंडियन करेंसी मिलेगा जो बिटकॉइन का वैल्यू चल रहा होगा। चौथा जो है वो गोल्ड ऑफ द क्रिप्टो मार्केट, और ये तो गोल्ड है ही। अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं आपको मिलेंगे वो उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसकी है वो है बिटकॉइन की, तो ये गोल्ड ही है क्रिप्टो मार्केट का। फिफ्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ये है प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है, इसमें हम माइनिंग करते हैं। तो जनरली प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है, आपने सुना होगा दो, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि इसमें माइनिंग करके कॉइन्स मतलब जो माइनर होते हैं वो माइन करते हैं। माइन में क्या होता है कि आपको ट्रांजैक्शन पता लगाते हैं, ये कोई बंदे होते हैं उनके पास कोई पावरफुल मशीन होती है, पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, वो एल्गोरिदम रिजॉल्व करते हैं और ट्रांजैक्शन का पता लगाते हैं। वो ट्रांजैक्शन पता लगाने के उनको कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं बिटकॉइन के फॉर्म में। तो वो इसी को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। और प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब स्टेकिंग में काम करता है, जैसे कार्डानो कॉइन हो गया, वो स्टेक करते हैं, मतलब वो कुछ होल्ड करते हैं और कॉइन को, तो उसी को कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक, और ये प्रूफ ऑफ वर्क है। सिक्स पॉइंट, ब्लॉक क्रिएशन टाइम इज 10 minutes. It uses hashing or an algorithm to verify all transaction within a block, which validate the authenticity of the transaction and stored information. When the solution is found, a new block is created. The amount of time to find the solution and create a new block is the block time. तो है क्या, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। जो ब्लॉक क्रिएशन इसका होता है ना वो 10 मिनट होता है पूरा, ठीक है। और ये हैशिंग और एल्गोरिदम मेथड को यूज़ करते हैं। अब मैं आपको ये पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी पे पूरे 56 मिनट का कोर्स है। और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से भी नहीं है तब भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप चीज़ें समझिए, बिना समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसे लूज ही करेंगे। तो यहाँ पे जो ये बना रखा है कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक ब्लॉक, ये बच्चा जो है ये एक ब्लॉक रख रहा है, देखो आप देखो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख रहा है।
आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए ईंट के ऊपर ईंट रखना। तो हुआ क्या कि एक ईंट एग्जांपल ले लीजिए, अगर एक ईंट को बनने में उसको 10 मिनट लगते हैं, मतलब 10 मिनट में उस जो ईंट बनता है उसमें ही सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये 10 मिनट, अब अभी आपने सुना होगा कि भाई बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन बहुत स्लो है, इथेरियम का ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट है। तो वो टोटली इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका जो एक ब्लॉक बनता है वो 10 मिनट में, तो 10 मिनट में एक ब्लॉक में कितना ट्रांजैक्शन हो पाएगा, वो लिमिटेड होती है। तो यही एक ब्लॉक, अब अगर आप सुनेंगे तो इथेरियम, ये लिटकॉइन में आपने सुना होगा इथेरियम, लिटकॉइन और रिपल में तो 4 सेकंड में बन जाता है। तो आप सोचिए 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है, वो 4 सेकंड में, तो उसका ट्रांजेक्शन कितना फास्ट होता है। हाँ, और उसके बाद इथेरियम का जो बनता है वो 25 सेकंड में बनता है, तो वो फास्ट है, मतलब भले ही रिपल से थोड़ा कम है लेकिन वो भी फास्ट, बिटकॉइन से तो बेटर है। और लिटकॉइन का होता है वो 2.5 मिनट में होता है। तो ये सारे जो है ट्रांजैक्शन थोड़ा फास्ट करवा देते हैं बिटकॉइन के कंपैरिजन में, तभी उसको कहते हैं कि उनका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। लेकिन इसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये गोल्ड है, ये सबसे फर्स्ट आया है बिटकॉइन, और इसका यूज़ केस अच्छा है इसके उनके मामले में, तो इसीलिए ये इसकी प्राइस बहुत हाई है। तो इसमें यही समझा रखा है कि जो ट्रांजैक्शन होता है वो 10 मिनट के ब्लॉक में सारा रहता है। जैसे ही उसका पूरा एल्गोरिदम होता है, सारी चीज़ें हो जाती है, मतलब जो सॉल्यूशन आपको पता चल जाता है, फिर नया ब्लॉक क्रिएट हो जाता है वो 10 मिनट के बाद। तो वो 10 मिनट के बाद जो नया क्रिएट होता है, ऐसे कर करके एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक आ जाते हैं और फिर ये चेन बन जाता है अपने आप में। अब मैं आपको इसके प्रेजेंट वैल्यू बताने वाला हूँ, ये है 18,80,656। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो मैक्स वैल्यू है ना, ये गई थी 55 लाख तक। तो आप सोच सकते हैं कि 55 लाख एक बिटकॉइन की वैल्यू थी, अभी ये क्रैश होके 18,80,000 पे आई है। लेकिन ये बहुत वॉलेटाइल है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देखा होगा 20-21 लाख तक चला गया होगा या 15-16 लाख तक चला गया होगा, तो ये बहुत वॉलेटाइल रहता है। अब इसके मैक्स सप्लाई में देख लीजिए, इसके पास है 2 करोड़ 10 लाख के करीब BTC है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना ही सप्लाई है। तो आप देख सकते हैं कितना कम है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से कम है। तभी देखो डिमांड और सप्लाई पे तो काम करता ही है। अगर डिमांड कम ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो आपको पता है कि मतलब डिमांड भाई इतनी ज़्यादा है और सप्लाई इतनी कम है, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। तो ये सारा डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसका सप्लाई कम है, इसीलिए आपको इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा दिखेगी। अब बिटकॉइन सेफ है कि नहीं, ये डिस्कस करते हैं। तो बिटकॉइन जो होता है ना, वो SHA-256 एल्गोरिदम पे काम करता है, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी एजेंसी ने रिलीज़ किया था, मतलब डिज़ाइन किया था। तो SHA-256 एल्गोरिदम क्या होता है, इसमें 256 बिट्स होते हैं। 256 बिट्स मतलब इसमें 256 अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ होते हैं। अगर आपने कोई नाम लिखा ना, जैसे मेरा नाम, माय नेम इज़ मनमोहन मिश्रा लिखा मैंने अपना नाम, तो उसमें 256 डिजिट्स का अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ जाएगा। अब मान लो मैंने एक भी चेंज किया ना, लास्ट में RA भी चेंज कर दिया, तो पूरा डिजिट चेंज हो जाएगा। तो इतनी सारी जो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू जब चेंज हो जाएंगे, तो कितना मतलब वो होगा, आप सोचो कि मतलब कितना सिक्योर्ड है ये एकदम, इसको क्रैक करना बड़ा इम्पॉसिबल है। तभी आप लिख रखा है कि क्रैकिंग दिस फॉर ऑल द इंटरनेट प्रपोज इम्पॉसिबल as there are more possible private keys that would have tested than there are atoms in the universe। so जितना एटम्स ऑफ यूनिवर्स है उससे ज़्यादा तो इसके प्राइवेट कीज हैं, तो इसको तो क्रैक करना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। No, bitcoins are hackable, but they are your wallet in which crypto are stored are hackable। तो ये चीज़ अभी जैसे आपने अभी ये पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि वॉलेट के बारे में, कि वॉलेट हैकेबल है, बिटकॉइन हैकेबल नहीं है। तो ये चीज़ फिर से रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो तीसरा यहाँ पे जो अब इस टॉपिक पे बात करते हैं, व्हाट इज़ बिटकॉइन माइनिंग। तो माइनिंग क्या होती है कि ए ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड forms the blockchain network, runs the Bitcoin ledger, all the data are stored in a block, and every 10 minutes new block is added to the blockchain which contains information of the transaction in the last 10 minutes। So data is stored in the chronological and blocks are linked in a chronological order। ये चीज़ें मैंने आपको ऊपर ही समझा दी थी कि जैसे एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक 10 मिनट का बनता है और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेटल होता है, एक के बाद एक। तो ये चीज़ें मैंने आपको माइनिंग की ऊपर ही बता दी थी। तो अब ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए है कि 3 जनवरी को 2009 को फर्स्ट टाइम एक बिटकॉइन ट्रांजेक्शन हुआ था,
और एक और चीज़ आप जान लीजिए, कोई भी माइनर बन सकता है, ऐसा कोई इसमें ये नहीं है कि ये ऑफिशियल बंदा ही बन सकता है, कोई भी। अगर आपके पास कोई हाई प्रोसेसर, हाई पावरफुल कंप्यूटर है जिसका हाई प्रोसेसर है और जो कि स्पेशली डिज़ाइंड हो बिटकॉइन माइन के लिए, तो आप भी माइनिंग कर सकते हैं। अगर आप एल्गोरिदम रिजॉल्व कर सकते हैं ट्रांजेक्शन का, तो आपको भी रिवॉर्ड में कुछ बिटकॉइन मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या रिजॉल्व किया है। 8वां, द माइनर सॉल्व्स द क्रिप्टोग्राफिक मैथ प्रॉब्लम बिहाइंड ईच ट्रांजेक्शन फॉर विच माइनर्स आर रिवॉर्डेड इन बिटकॉइन। मैंने आपको ये बता दिया है। अब इसमें प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। तो मैंने प्रोज मतलब इसकी अच्छाई क्या है, एसेसिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। तो आपको ये तो पता ही है कि ये लिक्विडिटी इसमें बहुत हाई है, कि मतलब जैसे आपने इंस्टेंट अभी जो प्राइस है आप सेल कर सकते हैं और आप एग्जिट कर सकते हैं मार्केट में, आपके सारे पैसे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे जितना आपको वैल्यू चल रहा है बिटकॉइन का। तो लेकिन जैसे आप केस ले लीजिए, आपके पास कोई रियल इस्टेट है, मतलब कोई ज़मीन है, उसको आप इंस्टेंट बेचना चाहते हैं, तो आपको इंस्टेंट तो नहीं बिकेगा, उसका आपको टाइम लगना पड़ेगा। मतलब कुछ महीने, कुछ साल आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका सेल होगा। कोई मतलब परचेज़र भी तो चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टेंट सेल कर दो, इंस्टेंट सेल हो जाता है मार्केट में। तो लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। और सेकंड जो है, यूज़र एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आपने जो ट्रांजैक्शन किए, किसने कहाँ पे कैसा किया, ये कुछ पता नहीं चलता है। तो बहुत इसमें बहुत सिक्योर रहता है ये चीज़ें। थर्ड मतलब आप तो यही चाहते हैं ना कि एनोनिमिटी रहे, तो आप पता ना चले गवर्नमेंट को कि कहाँ से क्या ट्रांजैक्शन हुआ, टैक्स से बच सके। तो ये चीज़ें ये बचाता है। थर्ड जो है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ए सेंट्रल अथॉरिटी। तो सेंट्रल अथॉरिटी से एकदम इंडिपेंडेंट है, आपको सेंट्रल के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करना पड़ता है। तो जितना अच्छा है उतना ही बेकार बुरा भी होता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपका कुछ भी बिटकॉइन कहीं से कोई वॉलेट हैक करके ले लेता है, तो गवर्नमेंट इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो ये सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर ही नहीं आता है, उनके कंट्रोल में ही नहीं आता है। अब फोर्थ में जो है वो हाई पोटेंशियल रिटर्न। तो हाई रिटर्न पोटेंशियल तो रहेगा ही, क्योंकि बहुत वोलेटाइल है। अभी आपने इसमें आप देखोगे कि अभी बिटकॉइन 15 लाख है, एक बिटकॉइन 15 लाख का है, सो के उठो तो अगले दिन देखोगे तो 55 लाख का पहुंच गया होता है। तो मतलब बहुत वोलेटाइल है, तो इसका हाई रिटर्न पोटेंशियल तो रहता ही है। कॉन्स क्या है, मतलब खराबी क्या है, वोलेटिलिटी। अगर वोलेटिलिटी इसके लिए अच्छा है तो बुरा भी है। अगर मान लो 55 लाख है, आपने खरीद लिया एक बिटकॉइन और अगले दिन देखा तो 15 लाख तक आ गया, तो आप तो बर्बाद ही हो गए ना। तो वोलेटिलिटी तो कितने खराब है इसमें, अच्छाई भी है खराबी भी है। दो है, नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन तो है ही नहीं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मतलब गवर्नमेंट का अगर रेगुलेशन नहीं है तो कुछ भी फ्यूचर में अगर आपका कहीं बिटकॉइन चले जाता है, कहीं आपने किसी को गलती से सेंड कर दिया तो ख़त्म, तो अब गवर्नमेंट रिस्क लेगा ही नहीं। थर्ड है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल तो है ही। अब मान लो किसी को आपने गलती से बिटकॉइन सेंड कर दिया है, एक बिटकॉइन सेंड कर दिया, और फिर आप उस बंदे से मांग रहे हो कि भाई मैंने तेरे को गलती से सेंड कर दिया, मुझे वापस दे दे। वो देगा ही नहीं, वो बोले मैं क्यों दूँ। फिर वो मतलब आपने भेज दिया तो गया, वो अब वापस नहीं आने वाला। और गवर्नमेंट को अगर आप कंप्लेन करोगे, गवर्नमेंट बोलेगा मेरी ये अंडर आता ही नहीं, तो आपका वो बिटकॉइन गया, वो इरिवर्सिबल है। 4 है लिमिटेड यूज़। तो लिमिटेड यूज़ तो है ही ये, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे कि अभी आप मान लीजिए डे टू डे लाइफ में अगर आप इसको यूज़ करना चाहेंगे, अभी आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में कोई पान की दुकान से पान लेते हैं या मोमोज़ लेते हैं, तो वो हार्डली 5 रुपये 10 रुपये, चाय वाय लेते हैं 10 रुपये 15 रुपये या 40 रुपये तक का खर्चा होता है। तो उसमें आप बिटकॉइन देंगे तो आप सोच लीजिए कि मतलब कैसे आप देंगे 0.00000001 बिटकॉइन, मतलब देने में कितना मुश्किल होगा, वॉलेटिलिटी कितनी रहेगी, मतलब बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई ज़मीन के साथ डील कर रहे हो, मतलब अगर आपने कोई लैंड खरीदा है, कोई बड़ा डील कर रखा है, तो आप उसमें एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे अभी वैल्यू 18 लाख कुछ की है, आपने लैंड 18 लाख कुछ की लिया, तो आप उसको एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो वो ईज़िली हो जाएगा। लेकिन अगर छोटी-मोटी चीज़ें के लिए तो बहुत मुश्किल है इसको ऑपरेट करना। तो इसका यूज़ जो है वो एकदम लिमिटेड है। 5वां जो है क्रिमिनल एक्टिविटी। डेफ़िनेटली इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत होती है, क्योंकि आप देखो जब ट्रांज़ैक्शन का पता नहीं चलता, अब मान लो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसके बाद आप वो भी होती है, क्या नाम है, वेपन डीलिंग। आपने सुना होगा कि टेररिस्ट लोग क्या करते हैं कि वेपन खरीद लेते हैं और इसके साथ ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं, वो बिटकॉइन भेज देते हैं जो वेपन की कीमत होती है। तो उससे ट्रांज़ैक्शन का कुछ पता नहीं चलता और बहुत क्राइम रेट बढ़ते हैं।
तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी चीज़ें तो रहती ही है इस चीज़ के लिए। तो अभी ये क्रिप्टो करेंसीज़ जो है ये एकदम यंग है, तो यंग है तो ये सब इशू तो आएगी ही। इन चीज़ों के लिए बहुत सारे कैटेगरीज आ रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी अभी रिसेंटली आया है ज़ीरो नॉलेज प्रूफ। वो इन चीज़ों का भी इशू निकाल रहा है कि जैसे माइनर्स क्या करते हैं कि माइनर्स अभी वो करते हैं, क्या नाम है, प्रेडिक्ट कर लेते हैं ट्रांजेक्शन को जान के। जैसे कि मान लो उन माइनर्स लोग अभी ट्रांजेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं, अब उनको पता चले कि भाई यहाँ पे 10,000 अभी बिटकॉइन खरीदा गया है। तो होता क्या है कि उनको पता चले कि 10,000 अगर किसी बंदे ने, किसी बिलियनर ने बिटकॉइन खरीदे हैं, तो अभी कुछ 2-3 दिन बाद बिटकॉइन पंप होने वाला है, तो वो लोग खरीद लेते हैं। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए ये कैटेगरी आया है ज़ीरो नॉलेज प्रूफ। तो ऐसे कई कैटेगरीज आते हैं, वो अपने आप में ही रिजॉल्व करते हैं। तो अभी ये यंग है, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, मतलब अभी इसमें बहुत पीछे है ये। तो ये चीज़ें अभी आगे होंगी और डेफिनेटली ये फ्यूचर है। तो मैं आपको सजेशन एंड कंक्लूजन क्या कहूँगा, देखिए बिटकॉइन फ्यूचर है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये हमेशा रहेगा। और फ्यूचर में रेगुलेशन होगा कि नहीं बहुत मुश्किल है, मे बी हो भी सकता है, हो नहीं भी हो सकता है, लेकिन 90% चांस है कि अभी तो नहीं हो सकता। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे बिटकॉइन जो आया था ये गवर्नमेंट से दूर रहने के लिए आया था, लेकिन अभी जो नए क्रिप्टो करेंसीज आ रहे हैं जैसे रिप्पल, वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट को यूज़ करने के लिए कह रहा है। कई सारे बैंक ने उसके साथ टाई अप कर लिए हैं। तो मतलब ये चीज़ें जो है ये विद टाइम डेवलप होगी और ये चीज़ रहेगा। लेकिन अब आप लोग इन्वेस्ट करें या ना करेंगे या नहीं करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इन्वेस्टमेंट इस पे ज़रूर करिए, लेकिन कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट लेनी है, वो आपको डिसीज़न लेना है। ये कोलैप्स कभी नहीं होगा, ये भूल जाइए कि मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ये फ्यूचर ही है। क्योंकि फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि जो इशू रिज़ॉल्व करता है, आप अभी सुन रहे हैं वेब3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, तो ये सारी कैटेगरीज जो आ रही है ये सब फ्यूचर्स है, ये जो क्रिप्टोज के सारे फ्यूचर्स है। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ख़त्म होगा तो ये नहीं होने वाला। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बस अपनी एंट्री और एग्जिट का ध्यान रखिए। ये नहीं कि आप जब ये ऑल टाइम हाई में हो तब परचेज करेंगे और फिर नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रख के आप इसको परचेज कर सकते हैं या फिर एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन अपना पोर्टफोलियो में ज़्यादा मत रखिए इसको आप एटलीस्ट अपना 10% पोर्टफोलियो इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरा इंस्टा आईडी है, आप उसको भी ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। ये है मेरा इंस्टा आईडी। थैंक यू।